और राजनीति के छात्र होने के नाते अगर आपको चुनना पड़े कि इजराइल और ईरान कौन भारत का दोस्त है, तो आप क्या कहेंगे? मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर मैंने कहा कि विदेशी मामलों का विषय है, और जहां तक मैं जानता हूं, इतना ही जानता हूं कि ईरान भी और इजराइल भी और अमेरिका भी, हमारे तीनों देशों से संबंध अच्छे हैं, लेकिन चुनने और न चुनने का ना मेरा अधिकार है और ना मुझे उस पर बोलना चाहिए। और हम तो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, सबके साथ वो तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करना ये भारत की ओर से हम करते हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मान करके सबके कल्याण की कामना करते हैं। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है, वर्तमान परिस्थिति में मैं कुछ बोलूं ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर का विषय है। मुझे लगता है आपको माननीय हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी को संपर्क करना चाहिए, तो वो कुछ बोल पाएंगे। जरूर भारत सरकार का वर्जन भी लेंगे, पर क्योंकि मैं लखनऊ में था इसलिए आपसे सवाल कर रहा था, क्योंकि यहाँ शिया कम्युनिटी बड़ी संख्या में। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक और ताजा बयान आया केशव भाई, और वो आरएसएस के बहुत बड़े नेता दत्तात्रेय होसबोले जी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का रास्ता खुला होना चाहिए, वीजा चलने चाहिए, पब्लिक टू पब्लिक कॉन्टेक्ट होना चाहिए। पर हम समझ नहीं पा रहे कि हमको करना क्या है। मतलब एज अ मीडिया कल तक हम लड़ रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी मना रहे थे कि हम पाकिस्तान को मजा चखा देंगे, पाकिस्तान से आतंकवाद पनपता है तो हम उसको सहन नहीं करेंगे। अब दत्तात्रेय जी बोल रहे हैं बातचीत करनी चाहिए। हम कहाँ हैं? देखिए, मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, और वो हमारे माननीय सरकारवाह जी हैं, और उन्होंने कुछ कहा है तो जिनको विचार करना वो उस पर विचार करेंगे, ना कि इसमें ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरकार है और ना उनको विचार करना। वह समय समय पर अपनी विचारधारा के आधार पर भाव प्रकट करते हैं, विचार रखते हैं कि ऐसा करना चाहिए। अब जिनको करना है, अगर उनके ध्यान में वो विषय आएगा तो विचार करेंगे। लेकिन जो सवाल मेरे, आप कृपा करके मेरे सवाल मुझसे करिए। नहीं तो बीजेपी के कार्यकर्ता की क्या इच्छा है, पाकिस्तान के साथ बातचीत हो कि ना हो? नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता की इच्छा तो यही है कि पाकिस्तान जो बना हुआ है विश्व के मानचित्र पर, वहां भी तिरंगा फहरा जाए। तो बातचीत होगी तो तिरंगा कैसे फहरेगा? मैं कह रहा हूं, आप बीजेपी कार्यकर्ता के नाते इच्छा, आपके पास डबल कैप है ना, आप आरएसएस के भी स्वयंसेवक है और बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं। हाँ। तो कौन सी हेड को पहनेंगे? मैं उस पर, चूंकि माननीय सरकारवाह जी ने जो बयान दिया उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया करने के अधिकार क्षेत्र के बहुत दूर हूं। उस पर जिनको अधिकार है वो उस पर विचार करेंगे। लेकिन अगर मेरी व्यक्तिगत इच्छा पूछेंगे, मैं तो यही चाहूंगा कि जो अखंड भारत है, मैं तो उस वंश का वंशज हूं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का, जिन्होंने भारत की सीमाओं को, फिर सम्राट अशोक महान ने भारत की सीमाओं का विस्तार किया है। हम तो वह चित्र देखा करते हैं। आप भले ही टिप्पणी ना करें, लेकिन आपने टिप्पणी कर दी है। आपको पाकिस्तान के ऊपर भारत का तिरंगा चाहिए। ये तो हर भारतवासी चाहता है कि तिरंगा फहर जाए तो आतंकवाद का अंत हो जाए। दत्तात्रेय जी इसको कैसे लेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन खैर मैं आगे बढ़ता हूं। ये बताइए, अयोध्या के बाद आप लोग बहुत मथुरा की बात करते रहे। अभी शायद 2-3 दिन पहले आप मथुरा में थे भी। कल ही गए। मैंने आपके सोशल मीडिया पे वो देखे। तो मथुरा को लेकर क्या प्रोग्राम है, क्या चल रहा है, कैसे कहानी आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? देखिए, विकास और विरासत, हम विकास कर रहे हैं, विरासत को छोड़ करके नहीं। अगर अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन गया है तो बाबा विश्वनाथ के धाम पर भी जैसा भव्य मंदिर होना चाहिए वैसा निश्चित बनेगा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भी मंदिर बनेगा। चूंकि मामला अभी माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। श्री राम जन्मभूमि प्रकरण भी देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार थी, इसलिए सब सुचारू रूप से कार्य को हम लोग आगे बढ़ाने में कामयाब हुए। और हम हर शिव भक्त, हर कृष्ण भगवान का भक्त यही चाहता है कि जैसे अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना है, वैसे काशी में बाबा विश्वनाथ जी का धाम बने, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने। साफ करिए, मैं जहां तक मैं गया हूं काशी और जहां तक मैं गया हूं मथुरा, दोनों जगह मंदिर तो बना हुआ है। आप कह रहे हैं अयोध्या जैसा मंदिर बना हुआ है, लेकिन एक हिस्सा, जैसे बाबा विश्वनाथ जी के धाम में एक हिस्सा अभी मस्जिद के रूप में, और उसका इतिहास के पन्नों में सब उल्लेख है कि मंदिर को तोड़ करके ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाई गई। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को तोड़ करके ईदगाह बनाया गया। तो जो बनाया गया है यह तो स्वेच्छा से भी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको सौंप देना चाहिए, क्योंकि हिंदू आस्था का केंद्र है। लेकिन चूंकि मामला कोर्ट के समक्ष है तो हम न्यायालय पर विश्वास करते हैं कि न्याय होगा तो भगवान भोलेनाथ के पक्ष में होगा, न्याय होगा तो भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में होगा, ये हमारा विश्वास है।
तो उन दोनों जगहों को आप हटाना चाहते हैं, ज्ञानवापी को और ईदगाह को। हटाना ही नहीं चाहते, वहां भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन हम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। फिर सबका साथ सबका विकास कैसे हुआ? ये विकास का मामला नहीं है, ये आस्था का मामला है, ये विरासत का मामला है। और जब देश के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री, अभी आपने 75 वर्ष भगवान सोमनाथ के मंदिर निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं गए वहां पर, तो यह बताए, यह जो समस्या तीनों आपको दिख रही है ना, इस समस्या का अपराधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि जब भगवान सोमनाथ का मंदिर बना था, उसी समय अयोध्या, मथुरा, काशी का मंदिर भी बन सकता था, लेकिन उस समय उन लोगों को तुष्टीकरण ज्यादा सूट कर रहा था देश के विभाजन के बावजूद, और इन मंदिरों को बनाने का काम छोड़ दिया था। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब अपनी आंखों से इन दोनों स्थानों पे भव्य मंदिर देखेंगे और न्याय प्रक्रिया से देखेंगे। न्याय और अन्याय के बीच में जब लड़ाई होती है तो जीत तो न्याय के पक्ष वालों की होती है। हम न्याय के पक्षधर हैं, हम मंदिर के पक्षधर हैं, हम शिव भगवान भोलेनाथ के पुजारी हैं, भगवान कान्हा के पुजारी हैं, तो हमें विश्वास है कि हम उसमें सफल होंगे। अब 2-3 यूपी से जुड़े मामले, जब एसआईआर का मामला आपके उत्तर प्रदेश में चल रहा था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, तो मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया था कि भाई हमारे कार्यकर्ता कहाँ हैं, काम करो, निकलो बाहर करो। तो क्या यूपी में बीजेपी के कार्यकर्ता घर बैठ गए थे क्या, नाम नहीं लिखा रहे थे? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने क्यों पैनिक तरीके का रिएक्शन दिखाया? इसको आप इस रूप में मत लीजिए। मुख्यमंत्री जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं और विधानमंडल दल के हमारे नेता भी हैं, और जब कोई कार्यक्रम होता है तो उत्साहित करने के लिए कार्यकर्ता और परिश्रम करे, ये कहना कोई गलत नहीं है। और उन्होंने उत्साहित किया और पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे थे और भी तेजी से मेहनत किए, और जो एसआईआर की प्रक्रिया थी उसको पूर्ण कराने में सफलता हासिल हुई। तो मतलब जैसे भवानीपुर में ममता बनर्जी हार गई, वैसे सैफई में अखिलेश यादव के लिए खतरा है अब? देखिए, ये हम नहीं कह सकते, ये तो जनता तय करेगी। वो एसआईआर तय करता है आजकल। नहीं, एसआईआर ये विपक्ष के द्वारा गढ़ा गया नैरेटिव है, और सच्चाई यह है कि एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, केरल में भी हुई है, वहां भाजपा की सरकार क्यों नहीं बन गई? हमारी हार्दिक इच्छा थी कि इस बार केरल में हमारी सरकार बने, लेकिन हम नहीं बना पाए। संगठन ही नहीं है भाजपा का। इसीलिए एसआईआर, देखिए ऐसा नहीं है, संगठन वहां भी है, लेकिन अभी मतदाता नहीं तैयार था। लेकिन जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई और भारतीय जनता पार्टी मजबूती से जनता के बीच में बनी हुई है, तो आने वाले समय में हम लोग, वह दिन भी दूर नहीं है जब केरल में भी कमल खिलेगा। अब आजकल रील का जमाना है, तो केशव भाई भी खूब रील बनवा रहे हैं, और इन्होंने अपनी रील बनवा रहे हैं ब्रजेश पाठक जी के साथ। ये क्या जोड़ी चल रही है दोनों डिप्टी सीएम के बीच में? खूब रीलें बन रही हैं आजकल। भगवान तथागत बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली हम लोग कुशीनगर गए थे, वहां पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हरा भरा मैदान दिखाई दिया, तो अपने भाव व्यक्त करना यह हम लोगों का दायित्व था, और उस भाव को हमने व्यक्त कर दिया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि मिर्ची श्री अखिलेश यादव को क्यों लगी। उन्होंने तो बड़ी खतरनाक रिएक्शन दिया, और उस रिएक्शन को रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये मतलब आपके बीच और अखिलेश यादव के बीच क्या नोकझोंक है? वो आपको स्टूल मंत्री बोलते हैं सरेआम सार्वजनिक तौर पे, आप उनको बोलते हैं कि कभी नहीं लौटेंगे सत्ता के अंदर। वो जिसके जैसे संस्कार होंगे, मैंने जितनी भी बार नाम लिया है मैंने श्री अखिलेश यादव कहा है, लेकिन उनके द्वारा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी आदर सहित शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। ये उनके संस्कार है। हम कोई हमारा विपक्षी भी है, विरोधी भी है राजनीतिक रूप से, तो उसका भी नाम बहुत आदर से श्री अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सपा होने वाली सपा के अध्यक्ष, ये हम कहते हैं। तो ये राजनीतिक भाषा है, राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल करें, तो वह संस्कार उनको नहीं मिले हैं। हमको यही संस्कार मिले, हम नाम के साथ जी भी लगाते हैं, नाम के साथ जी नहीं लगाएंगे तो श्री लगाएंगे, ये हमारे संस्कार हैं। आपकी बात पर वो प्रतिक्रिया पक्की देते हैं। आज का ये शो देख रहे होंगे या जब भी ये क्लिप देखेंगे तो रिएक्शन जरूर देंगे। खैर, मैं आखिर में आ गया हूं, अगले मेहमान मनोज पांडे जी सामने बैठे हुए हैं। मैं जाते जाते एक प्रतिक्रिया आपसे जरूर लेना चाहूंगा। जो कुछ हुआ यादव परिवार में प्रतीक जी के साथ, उस पर एक आप टिप्पणी करना चाहें तो। देखिए, ये दुखद घटना है, हमारी पूरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। मैं अभी जब यहाँ आया हूं तो पहले उनको अपनी श्रद्धा सुमन प्रतीक यादव जी को समर्पित करके आया हूं, और भगवान से यही प्रार्थना किया हूं
क्या दुख की घड़ी है। 38 वर्ष के आयु में किसी को मतलब इस अवस्था में पहुंच जाना पड़े कि जब संसार छोड़ना पड़ जाए, तो ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। दुख की घड़ी में केशव प्रसाद ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री जी और भी हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इस शोकाकुल परिवार को जाके वहां पर सांत्वना देने का काम किया है और प्रतीक यादव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया है। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनको परिवार के सामने जो दुख आया है सहने की शक्ति दे। दुखद घटना है, पीड़ाजनक घटना है, ऐसी घटना किसी के साथ न घटे, ये ईश्वर से प्रार्थना है। हम सबकी तरफ से श्रद्धांजलि प्रतीक यादव को। बहुत बहुत धन्यवाद उप मुख्यमंत्री जी, और इस उम्मीद के साथ कि 27 का चुनाव बहुत बेहतरीन बीते आपके लिए हमारी शुभकामनाएं। 27 में 17 से बड़ी विजय। मनोज जी आ गए हैं ना, देखिए अभी बताएंगे आप। शुक्रिया, धन्यवाद, जोरदार तालियां।